हेलो गाइस, मेरा नाम है असद एंड टुडे हम लोग केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस का समरी देखेंगे। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप लोग पूरा ये कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लेंगे, समझे। आपको इस चैप्टर को पूरा पढ़ना पड़ेगा, समझे। बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, लेकिन आप ये समरी देख लेंगे तो आपको बेसिक नॉलेज तो ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये केमिकल रिएक्शंस होता क्या है? केमिकल रिएक्शंस ये होता क्या है? केमिकल रिएक्शंस जो होता है, इसका डेफिनेशन मैं यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है। मैं बताता हूँ। केमिकल रिएक्शंस ये होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़, जब भी कोई एक रिएक्शन में जाता है, मतलब कि उसमें कुछ बदलाव किया जाता है किसी चीज़ की वजह से, तो उसका जो प्रोडक्ट आता है, मतलब कि जो दूसरा सब्सटेंस बनता है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है पहले वाले सब्सटेंस से, ओके। हाँ, यहाँ पर आपको लिखा भी आ रहा है, इट इज़ द रिएक्शन इन विच द सब्सटेंस विच अंडरगोज द रिएक्शन का चेंजेस कम्प्लीटली, विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड द कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट। सो दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, ओके। हाँ, अब इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक स्टेटमेंट लेते हैं, ठीक है। उसमें हर रिएक्टेंट का एक सिंबॉलिक फॉर्म डालते हैं, प्रोडक्ट का सिंबॉलिक फॉर्म डालते हैं, और कंडीशन रखते हैं कि ना किस कंडीशन पर ये रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा, ओके। अब ये बताइए हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है और ये केमिकल रिएक्शन नहीं है? बताइए कैसे करेंगे ऐसा। इसके लिए हम लोग को 4 ऑब्जर्वेशन दिया गया है बुक में, आप देख सकते हैं। चेंज इन कलर, जो ऑब्जेक्ट होगा, जो रिएक्शन में जा रहा है, उसका कलर चेंज हो जाएगा। और चेंज इन स्टेट, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड से लिक्विड में बदल जाएगा, गैस से या फिर कुछ में बदल जाएगा, ठीक है। और चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, और चेंज इन मतलब कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, ठीक है। तो ये चारों जब रहेगा तो समझ लीजिएगा कि ये केमिकल रिएक्शन है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। सो आप लोग क्या फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में तो डिफरेंस जानते ही होंगे, है ना। फिजिकल चेंज मतलब क्या? वो जो ऑब्जेक्ट हो रहा है उसमें जो कुछ चेंज आ रहा है, वो उस ऑब्जेक्ट का कंपोजिशन नहीं बदल रहा है, तब सिर्फ उसका स्टेट, मतलब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बदल रहा है, मतलब कि उसका शेप, साइज, स्टेट, समझे, ये सब बदल रहा है। तो ये हो जाएगा आपका फिजिकल चेंज। मीनिंग जो आइस क्यूब होता है, वो जो पिघलने के बाद लिक्विड बन जाता है, लिक्विड को अब आप गर्म कर देंगे तो फिर वो गैस बन जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है? हर जगह H2O ही है, लेकिन उसका स्टेट चेंज हो जा रहा है सॉलिड, लिक्विड और गैस में, है ना। और केमिकल चेंज में क्या होता है? उस ऑब्जेक्ट का कंपोजिशन ही बदल जाता है। बताइए, कंपोजिशन ही बदल जा रहा है, तो इसको हम लोग केमिकल चेंज कहेंगे। जैसे कि आप लकड़ी को जला दे रहे हैं, खाना पका रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है? केमिकल चेंज हो रहा है। उस जो ऑब्जेक्ट में है, आप हीट कर रहे हैं उसको, तो वो अलग का सब्सटेंस बनाया जाता है। जैसे कि लकड़ी को जला रहे तो राख बना रहा है, तो राख एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है एक लकड़ी से, है ना। तो दिस इज क्विक ओवरव्यू। आप तो जानते ही होंगे, तभी मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो केमिकल इक्वेशन होता है उसे हमको बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। बैलेंस करना पड़ता है। क्यों बैलेंस करना पड़ता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये हम लोग बताता है कि जो रिएक्शन में सब्सटेंस जा रहा है, वो जो प्रोडक्ट में, जो रिएक्शन में सब्सटेंस जा रहा है ना, उसका जो मास है, वो प्रोडक्ट जो बन रहा है उससे, वो उसके मास के इक्वल ही होगा। मतलब कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ओके। सो इसलिए हम लोग को ये करना पड़ता है। और ये जो लॉ दिया गया है, वो एंटोनी लेवोइसियर के द्वारा दिया गया है, जो फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोले जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बैलेंस करने के लिए आपको बहुत सारा ट्रिक होता है। जैसे कि एक हिट एंड ट्रायल मेथड, ओके। हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया, मैथमेटिकल मेथड हो गया, ये सब दोनों। हम सिर्फ सिंपली पुट करते हैं, क्योंकि हम वीडियो लंबा नहीं बनाना है। तो ये हम एक सिंपल इक्वेशन लेते हैं, उसमें बैलेंस करके बताते हैं, ठीक है। H2O, ठीक है, H2 + O2, तो वो बनाता है H2O, ठीक है ना। तो H2 और H2 तो 2 है, मतलब कि हाइड्रोजन 2 नंबर में है और ऑक्सीजन 2 नंबर में है, लेकिन जो मेरा प्रोडक्ट आ रहा है वो H2O है। तो इसमें क्या क्या घट रहा है? यहाँ पर मेरा H तो 2 है ही, लेकिन ऑक्सीजन 1 है,
तो आप कैसे कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फुलफिल कर रहा है। हमको फुलफिल कराने के लिए हमको इसमें मास बढ़ाना पड़ेगा, समझे, मास बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लगाएंगे, नंबर लगाएंगे ताकि उसका मास बढ़े। मास वैसे तो ये जो केमिकल रिएक्शन है वो उसका मास, ये जो रिएक्शन है ऐसा ही होता है। ये जो बैलेंस हम कर रहे हैं, जब भी हम इसको एक रिएक्शन होता है अपने एनवायरनमेंट में कहीं भी, तो वो एक बैलेंस फॉर्म में ही होता है, वैसे हो ही सकता है, समझे। ऐसा नहीं हो सकता कि H2 + O2 H2O, ऐसा नहीं होगा। 2H2 + O2 2H2, ऐसा होगा, समझे, ऐसा। ये जो H2O + O2 H2O है, ये तुम्हारा स्केलेटल इक्वेशन है, समझे। तो इसमें हम बस नंबर लगा देंगे कि यहाँ पर H2O था ना, तो H2O को हम बस क्या करेंगे कि H2O के आगे 2 लगा देंगे। तो आगे 2 लगाने का मतलब क्या है कि वो दो है, वो दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो H2 में 2 है ही, तो 2 × 2 4, H4 आ गया, और ऑक्सीजन में 2 आ गया, तो 2, ठीक है, इधर हो गया। अब हम यहाँ पर तो मेरा हाइड्रोजन 4 हो गया, ठीक है, और मेरा ऑक्सीजन मेरा फुलफिल हो गया, मतलब कि ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड भी सेम है और प्रोडक्ट साइड भी सेम है। अब बस हमको 4 हाइड्रोजन करना है, तो H2 के आगे 2 लगा दो, हो गया। तो ये सिंपली हो गया। ये इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। और आपको न्यूमेरिकल मेथड आप देख लीजिएगा वीडियो में, मतलब कि आप अदर वीडियो में जो यूट्यूब में मिल जाएगा, वो उससे भी बना सकते हैं। वो ना किसमें हेल्पफुल होता है, जिसमें आपका हिट एंड ट्रायल बहुत ये डिफ़िकल्ट लगता है, उसमें होता है, ठीक है। सो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शन है वो कितने टाइप्स का होता है, लेकिन बहुत सारे टाइप्स का होता है। तो इसमें हम लोग को क्या क्या बताया गया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसमें आपको एक्सोथर्मिक बताया गया है। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन बहुत मोस्टली होता है, मोस्टली, जरूरी नहीं है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बताइए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। ये मेरा 7 है, ठीक है, 7, इसमें 7 पढ़ेंगे। तो मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक्सोथर्मिक भी आएगा, ठीक है, उसको अलग नहीं समझेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या कि 2 प्रोडक्ट है, उसको दो सब्सटेंस है, उसको मिला के हम लोग क्या बना रहे हैं, एक सब्सटेंस, मतलब एक प्रोडक्ट। 2 रिएक्टर मिलकर क्या बन रहा है, एक प्रोडक्ट, समझे। यहाँ पर डेफिनेशन देख लीजिएगा, यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है। और ये एक्सोथर्मिक में क्या है, इसमें जो प्रोडक्ट होता है, मतलब ये प्रोडक्ट के साथ हीट भी जनरेट होता है। मतलब कि जब भी दो रिएक्टेंट ये रिएक्ट करता है, तब एक प्रोडक्ट जो बनाता है उसके साथ हीट भी जनरेट करता है, समझे। यहाँ पर डेफिनेशन देख लीजिएगा। और अब इसका एग्जांपल आपको देता हूँ कि कैल्शियम, इसका एक रिएक्शन है, कैल्शियम प्लस क्विक लाइम, मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ये मिलकर क्या बनाता है, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्लेग लाइम कहते हैं। और इसके साथ आपका हीट भी जनरेट होता है। और मैं बता दूं कि स्लेग लाइम का जो सॉल्यूशन होता है वो वाइट वॉशिंग में यूज़ किया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो रिएक्शन हो रहा है उसमें एक प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, और हीट भी जनरेट हो रहा है। मतलब कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, समझे। आपको समझ आ गया होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है, मतलब कि मेरा ना एक्सोथर्मिक का कंडीशन, यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक साथ पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों सिमिलर ही है, मतलब कि एक ही प्रोडक्ट बनेगा दोनों में। सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक प्रोडक्ट बनेगा, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ज़रूरी नहीं कि एक प्रोडक्ट बने, 2-3 पर बन सकता है। और बस इसमें ये ज़रूरी है कि हीट इसमें जनरेट होगा, समझे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन में जब हम लोग ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, तब क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो एनर्जी क्या है, मतलब कि आप ये समझिएगा ना कि ये यहाँ पर बस हीट का बात हो रहा है। यहाँ समझ लीजिए ना कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपका सिर्फ एनर्जी जनरेट होगा, हीट मत लीजिए, एनर्जी जनरेट होगा, ये समझिए। तो जहाँ पर भी मेरा एनर्जी जनरेट होगा, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो ये मेरा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन रेस्पिरेशन। अब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आते हैं। इसमें क्या होता है, एक सब्सटेंस जो है
मतलब कि एक रिएक्टेंट उसको एक कंडीशन दिया जाता है, मतलब कि हीट दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है और या फिर सनलाइट दिया जाता है, तब वो ब्रेक कर जाता है 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट में, समझे। तो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो हमेशा एंडोथर्मिक होता है, समझे। हमेशा एंडोथर्मिक मतलब क्या, कि इसमें एनर्जी का ज़रूरत है। ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी कंज्यूम किया जाता है, वहाँ तो प्रोड्यूस हो रहा था एक्सोथर्मिक में, लेकिन यहाँ पर कंज्यूम किया जा रहा है, तभी ये रिएक्शन हो पा रहा है। अब एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। हम लोग आयरन सल्फेट लेते हैं, उसको हम लोग हीट करते हैं तो वो टूट जाता है फेरिक ऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सब्सटेंस वो 3 अलग अलग सब्सटेंस में बट गया। यहाँ पर हीट का यूज़ किया गया, मतलब कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कि बताया था ना कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, बताया था। तो वही, तो इसमें एक एनर्जी लगा जिसके कारण वो आप बढ़ गया। यहाँ पर अलग अलग हो सकता है, जैसे कि H2O को अगर आपको तोड़ना है तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। जब इलेक्ट्रिसिटी आप उससे H2O से पास करवाएंगे तो वो क्या होगा कि H2 और O2 में टूट जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होगा और कब होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो रिएक्टेंट होता है। पहले तो हम लोग इसका स्टेटमेंट समझते हैं कि ना, इसमें जो रिएक्टेंट होता है एक सिर्फ एलिमेंट रहेगा, ठीक है, और दूसरा जो रहेगा वो कंपाउंड रहेगा। ये बस ये कॉमन सा चीज़ है, आपको हर इक्वेशन में देखने को मिल जाएगा, समझे। तो इसका जो एक रिएक्टेंट है जो सिर्फ एक एलिमेंट है, वो दूसरे रिएक्टेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसे कंपाउंड से, समझे। मतलब कि तो इसका मतलब है कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आपको पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा एग्जांपल है कि आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। इसको समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट प्लस आयरन जब रिएक्ट करेगा तब वो जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट और कॉपर, समझे। तो यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और ये डिपेंड कैसे करेगा, मतलब कि ये जो एलिमेंट है वो किस बेसिस पर इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है, क्योंकि एक रिएक्टिविटी सीरीज आता है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी एलिमेंट ऊपर रहेगा, समझे, हायर लेवल पर रहेगा, मतलब कि 1 2 3 4, 1 पर रहेगा वो सबसे हाईएस्ट है, 2 पर रहेगा उससे कम, 3 जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा वैसे वैसे उसका रिएक्टिविटी घटते जाएगा। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए जो आयरन है वो डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर को। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये पता होना जरूरी है कि कौन सा मेटल जो है वो रिएक्टिव है और कौन सा मेटल नॉन रिएक्टिव है। मेटल और नॉन मेटल दोनों ही होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। तो अगर मेरा आयरन सल्फेट और कॉपर रहता, मतलब कि दोनों रिएक्शन होता दोनों में, तो क्या होता, तो कोई रिएक्शन हो ही नहीं पाता, मतलब कि कोई चेंज ही नहीं होता, क्योंकि कॉपर जो है वो आयरन को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो कॉपर तो कम रिएक्टिव है आयरन कंपैरिजन में, इसलिए। तो अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ तो बस एक साइड में हो रहा है ना, मतलब कि एक एलिमेंट एक सिर्फ एलिमेंट है और दूसरा कंपाउंड है, तो एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर दे रहा है ना, बस एक ही एलिमेंट है दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है ना। लेकिन इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो दोनों रिएक्टेंट होता है वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है, समझे। मतलब कि जो दोनों रिएक्टेंट रहेगा वो एक कंपाउंड के फॉर्म में रहेगा, तो उसका जो पार्ट होगा, मतलब कि उसका जो जिस एलिमेंट से बना होगा वो डिस्प्लेस कर देगा दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से। अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं। तो सोडियम सल्फेट को जब रिएक्ट करवाएंगे बेरियम क्लोराइड से, तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट
और NaCl। तो इसमें देख सकते हैं जो बेरियम है और जो सोडियम है वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है ना। अब जो बेरियम है वो सल्फेट बन गया, मतलब कि अपना एक कंपाउंड बनाया सल्फेट का, और जो सोडियम है वो क्लोराइड का कंपाउंड बना लिया, है ना। तो इसमें देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब कि अपना जो एलिमेंट है वो एक्सचेंज कर ले रहा है या फिर डिस्प्लेस कर दे रहा है। इसमें एक चीज़ है कि जो बेरियम सल्फेट बन रहा है वो एक प्रेसिपिटेट है। मैंने शायद प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तब नहीं बोला था, लेकिन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो प्रोडक्ट होता है, मतलब कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक प्रोडक्ट जो होता है वो ना डिज़ोल्व नहीं कर पाता है वाटर के साथ, ठीक है। इनसॉल्युबल रहता है, ठीक है, इनसॉल्युबल रहता है। तो यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट है वो एक प्रेसिपिटेट है। तो इसको हम, ये जो रिएक्शन मैंने अभी बोला वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ साथ वो एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। ओके, समझ गया। अब हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन समझते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन समझो, रेड है ना, रेड, तो ये किसको डिनोट कर रहा है? रिडक्शन रिएक्शन को, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, समझे। मतलब कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्लस रिडक्शन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये होता है कि ये ऐसा रिएक्शन जिसमें जो प्रोडक्ट होता है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, समझे। ऑक्सीजन ऐड, हाइड्रोजन रिमूव ऑक्सीडेशन में। और इसका उल्टा हाइड्रोजन में होगा कि जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो इसको कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। पहले वाले को ऑक्सीडेशन रिएक्शन, समझे। तो इन दोनों को, मतलब कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एट द सेम टाइम होगा उस रिएक्शन में, तब उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि कार्बन प्लस O2 CO2, है ना। तो यहाँ पर जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, समझे। कार्बन जब ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीडाइज एक ही ना हो रहा है, डबल एलिमेंट तो है नहीं कि ये ऑक्सीजन जो है वो एक एलिमेंट, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में चला गया, ऐसा तो नहीं है। हम बस एक एलिमेंट बोले और दूसरा एलिमेंट बोले, है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। एक रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं। तो हमने H2O को इलेक्ट्रिसिटी के मदद से H2 और O2 में बदला था, तो ये एक क्या है? रिडक्शन रिएक्शन। क्यों? H2O है ना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, H2O से ऑक्सीजन हट गया तो क्या हो रहा है ना। तो ये एक रिडक्शन रिएक्शन की तरह हम लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं। जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर, क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड प्लस जिंक, ये एक क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन भी है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो वहाँ से डिस्प्लेस कर रहा है दूसरे पे, है ना। मतलब कि जिंक ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था, वहाँ से रिमूव होकर कहाँ ऐड हो गया? कॉपर के साथ, सॉरी कार्बन के साथ। तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हुआ और एडिंग ऑफ ऑक्सीजन भी हुआ, तो क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू, and don't forget to like, share and subscribe to my video. Thank you.